भारतीय समाज में सास बहू का रिश्ता शायद सबसे ज्यादा चर्चित और नाजुक रिश्तों में से एक है। फिल्मों से लेकर टीवी सीरियलों तक हर जगह इसकी खट्टी मीठी नोकझोंक दिखाई देती है। लेकिन जब यही नोकझोंक झगड़ों में बदल जाती है तो घर का पूरा सुकून छिन जाता है। आज हम इसी पुराने मुद्दे पर एक बिल्कुल नया चश्मा लगाकर देखने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या ये झगड़े सिर्फ दो इंसानों के स्वभाव का टकराव है या इसके पीछे ग्रहों की कोई गहरी चाल भी हो सकती है। और इसी पर हमारे पास एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स हैं जो ज्योतिष के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी गुत्थी को ज्योतिष के नजरिए से सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ज्योतिष की दो बहुत ही अलग अलग पद्धतियां हैं, केपी और जेमिनी। ये दोनों इस रिश्ते के तनाव को कैसे देखती हैं? क्या ये सिर्फ आदतें हैं जो टकरा रही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई पहले से लिखा हुआ ग्रहों का खेल है? ये विश्लेषण वाकई हमारी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले केपी ज्योतिष की बात करते हैं। मैंने सुना है कि ये पद्धति बहुत सटीक और गणित पर आधारित है। तो केपी सिस्टम इस सास बहू की समस्या को कैसे देखता है? इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? केपी ज्योतिष एक तरह से किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक जांच की तरह काम करता है। इसमें हम कुंडली के भावों यानी हाउसेस पर ध्यान देते हैं और उनके मैनेजर, जिन्हें हम कस्प सबलॉट कहते हैं, उन पर। यह मैनेजर ही तय करता है कि उस भाव के अच्छे या बुरे नतीजे कैसे मिलेंगे। अब सास बहू के रिश्ते को समझने के लिए कुछ भाव बहुत अहम है। पहला है लग्न यानी पहला भाव, जो बहू या जातक खुद है। दूसरा है सातवां भाव, जो पति का घर है। और फिर यहां से गणित थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। सास का भाव होता है 10वां। एक मिनट, यहीं पर मुझे रोककर समझना है। जहां तक मैं समझती हूँ 10वां भाव तो आमतौर पर करियर का, काम धंधे का, समाज में मान सम्मान का होता है। तो फिर ये सास का घर कैसे बन गया? बहुत अच्छा सवाल है, और यही तो ज्योतिष का सौंदर्य है। देखिए, ज्योतिष में हर भाव के कई मतलब होते हैं। नियम यह है कि किसी भी व्यक्ति से जुड़ा चौथा भाव उसकी माँ का होता है। अब देखिए, 7वां भाव आपके पति का हुआ, तो पति के घर से जब हम गिनती शुरू करेंगे 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, तो वहां से चौथा घर उनकी माँ का बन गया। अच्छा। इसलिए आपकी कुंडली का 10वां भाव आपकी सास का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत ही तार्किक नियम है। और इनके अलावा छठा भाव झगड़े और बहस का है, और 8वां भाव अपमान और मानसिक तनाव का है। ये दोनों भाव इस कहानी में विलेन की भूमिका निभाते हैं ना? बिल्कुल विलेन की भूमिका। अच्छा, तो ये कनेक्शन अब समझ में आया। मतलब 10वें घर का जो मैनेजर है वो ये बताएगा कि सास के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। तो फिर झगड़े की वजह का पता कैसे चलता है? इसके नियम क्या है? इसके नियम बहुत साफ हैं। पहला नियम यह है कि अगर सास के घर यानी 10वें भाव का मैनेजर, वो सब लॉर्ड, किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो जो झगड़े यानी छठे भाव, अपमान यानी 8वें भाव, या हानि यानी 12वें भाव का काम कर रहा हो, तो समस्या की शुरुआत सास की तरफ से होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि बहू शायद दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हो, वो पूरी कोशिश कर रही हो। लेकिन अगर सास के घर का मैनेजर ही झगड़े वाले ग्रहों से जुड़ा है तो टकराव होना लगभग तय है। ये तो नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही ग्रहों की साजिश है। दूसरा नियम बहू से जुड़ा है। अगर बहू के भाव यानी लग्न का मैनेजर ही सास के घर मतलब 10वें भाव के लिए बुरा हो, तो बहू का स्वभाव सास के प्रति उग्र या विरोधी हो सकता है। और तीसरा नियम जो आग में घी का काम करता है, वो है मंगल और केतु का। मंगल है आक्रामकता और केतु गलतफहमी और अलगाव। अगर इन दोनों का संबंध 10वें भाव से बन जाए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। ये नियम सुनने में तो बहुत साफ लगते हैं, लेकिन ज्योतिष की असली खूबसूरती तो कुंडली में ही दिखती है। जो उदाहरण हमारे पास है उसमें ये नियम कैसे काम कर रहे हैं? जरूर, उदाहरण से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस कुंडली में 10वें भाव का सबलॉर्ड यानी सास के घर का मैनेजर राहु है। अब राहु खुद एक रहस्यमयी और भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। लेकिन हमें यह देखना है कि राहु किसके नक्षत्र में है, मतलब उसे ऊर्जा कहां से मिल रही है। यहां राहु का नक्षत्र स्वामी मंगल है, और यह मंगल कुंडली में बैठा है छठे भाव में, जो सीधे सीधे झगड़े का घर है। और इतना ही नहीं, मंगल 8वें भाव का स्वामी भी है, जो तनाव और अपमान का भाव है। अरे वाह! मतलब सास के घर का मैनेजर जो राहु है
वो अपनी ताकत उस ग्रह से ले रहा है, यानी मंगल से, जो खुद झगड़े और तनाव के घर में बैठा है। बिल्कुल। तो इसका असर ये होता है कि सास का स्वभाव थोड़ा रौबदार या अपनी चलाने वाला हो जाता है। राहु की वजह से छोटी छोटी बातें गलतफहमी का शिकार बनती हैं और मंगल की ऊर्जा उन छोटी बातों को बड़े झगड़ों में बदल देती है। यहाँ बहू की कोई खास गलती न होते हुए भी ग्रहों का समीकरण ही ऐसा है कि सास की तरफ से तनाव बना रहेगा। ये ग्रहों की साजिश का एक क्लासिक उदाहरण है। ठीक है, तो केपी ज्योतिष हमें एक बहुत ही बारीक, लगभग एक जासूस की तरह ये बताता है कि समस्या की चिंगारी कहाँ से उठ रही है। लेकिन क्या कोई और तरीका भी है जो शायद किरदारों के मूल स्वभाव पर ज्यादा ध्यान देता हो? मुझे लगता है यहीं पर जेमिनी ज्योतिष की भूमिका आती होगी। आपने एकदम सही दिशा पकड़ी है। जहां केपी ज्योतिष घटना के कैसे और कहां पर ध्यान देता है, वहीं जेमिनी ज्योतिष किरदारों के कौन और क्यों पर रोशनी डालता है। ये सिस्टम चर कारक नाम की एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसमें ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं। इस कहानी में हमारे मुख्य किरदार हैं, पहला आत्मा कारक या एके, जो कुंडली का राजा है यानी बहू खुद, और दूसरा किरदार है ज्ञाता कारक या जीके, जो हमारे रिश्तेदारों, शत्रुओं और झगड़ों का प्रतीक है। एक मिनट, ज्ञाता कारक, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। क्या हर किसी की कुंडली में ज्ञाता कारक होता है जो हमेशा तकलीफ ही देने के लिए बना है? ये तो सुनने में थोड़ा निराशाजनक है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ज्ञाता कारक हमारी जिंदगी के उस हिस्से को दिखाता है जहां हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है। ये एक तरह की परीक्षा का क्षेत्र है। किसी के लिए ये बॉस के रूप में आता है, किसी के लिए बिजनेस पार्टनर के रूप में, और कई लोगों के लिए ये रिश्तेदारों के रूप में आता है। ये हमेशा सक्रिय नहीं रहता, लेकिन जब इसकी दशा या गोचर आता है तो ये अपने रंग दिखाता है। इसके अलावा जेमिनी में उपपद लग्न या यूएल होता है, जो शादी और वैवाहिक जीवन के माहौल को दिखाता है, और यूएल से 10वां भाव सास का स्थान माना जाता है। अच्छा, तो जेमिनी में किरदारों के आपसी संबंध पर जोर है, तो इसमें रिश्ते के तनाव को समझने के नियम क्या हैं? इसके नियम भी बहुत गहरे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है आत्मा कारक यानी बहू और ज्ञात कारक यानी झगड़ा या रिश्तेदार, इनका संबंध। अगर ये दोनों ग्रह कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हों, एक साथ बैठे हों या किसी भी तरह से जुड़े हों, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की आत्मा का सीधा संबंध जीवन में रिश्तेदारों से मिलने वाले कष्टों से है। सास बहू के झगड़े का यह एक बहुत बड़ा और गहरा कारण बनता है। दूसरा नियम यह है कि अगर उपपद लग्न से 10वें भाव में यानी सास के स्थान पर कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु या मंगल बैठा हो या उस पर ज्ञात कारक की नजर हो, तो भी सास के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते। चलिए अब इसके उदाहरण को भी समझते हैं। इससे ये किरदार और उनकी कहानी और भी जीवंत हो जाएगी। बिल्कुल। जेमिनी वाले उदाहरण में आत्मा कारक यानी बहू है सूर्य, और वो मेष राशि में बैठा है, और ज्ञात कारक यानी झगड़ा और रिश्तेदार वो है शनि, जो तुला राशि में है। उपपद लग्न से 10वें भाव में मकर राशि है, और वहां केतु बैठा है। सूर्य और शनि, ये तो ज्योतिष में दो सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। एक राजा है, दूसरा सेवक। एक रोशनी है, दूसरा अंधेरा। और यहाँ ये दोनों बहू और झगड़े के कारक बनकर आमने सामने हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। मेष और तुला राशियां ज्योतिष में एक दूसरे के ठीक सामने होती हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से देखती हैं। तो यहाँ बहू यानी सूर्य का अहंकार और अधिकार, और रिश्तेदारों से मिलने वाले कष्ट यानी शनि का संघर्ष और कठोरता, इनके बीच एक सीधा टकराव बन गया है। ये एक क्लासिक शक्ति संघर्ष की स्थिति है जो रिश्तों के माध्यम से सामने आ रही है। और उपपद लग्न से 10वें भाव में केतु का क्या मतलब हुआ? उपपद लग्न से 10वें भाव में केतु का होना सास के साथ एक अजीब से अलगाव या गलतफहमी को दिखाता है। केतु जिस भी घर में बैठता है वहां एक तरह का वैराग्य या कह सकते हैं कि कट पैदा कर देता है। हो सकता है कि सास बहू एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ ना पाएं या हमेशा एक दूरी बनी रहे। तो आप देख सकते हैं जेमिनी सिस्टम में ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का मामला नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग ऊर्जाओं का, सूर्य और शनि का टकराव भी है। तो अगर मैं इन दोनों विश्लेषणों को एक साथ रखूं, केपी एक जासूस की तरह ये पता लगाता है कि आग किसने और कहां लगाई। वहीं जेमिनी एक मनोवैज्ञानिक की तरह ये बताता है कि दोनों किरदारों का मूल स्वभाव ही ऐसा है कि उनके बीच टकराव होना स्वाभाविक है। क्या ये सोचना सही है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सारांश है
और यही हमें हमारे मूल सवाल के जवाब तक ले जाता है कि ये स्वभाव का दोष है या ग्रहों की साजिश। ज्योतिष इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने में हमारी मदद करता है। स्वभाव का दोष हम तब कहेंगे जब बहू का अपना लग्न या आत्मा कारक ही मंगल या राहु जैसे ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अपना स्वभाव ही थोड़ा झगड़ालू या उग्र हो सकता है। और ग्रहों की साजिश कब होगी? ग्रहों की साजिश, या जिसे हम कार्मिक ऋण भी कह सकते हैं, वो तब होती है जब बहू का लग्न और आत्मा कारक तो बिल्कुल ठीक और शुभ ग्रहों से युक्त हो, लेकिन उसका ज्ञाता कारक या 10वें भाव का सब लॉर्ड बहुत खराब हो। इसका मतलब है कि बहू की नीयत साफ है, उसका स्वभाव अच्छा है, वो रिश्ते को निभाना चाहती है, लेकिन उसे सामने से या परिस्थितियों की वजह से हमेशा परेशानी ही मिलती है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे समस्या को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये मुझे खुद को बदलना है और मुझे इस मुश्किल हालात से निपटना सीखना है के बीच का फर्क है। तो क्या इन ज्योतिषी समस्याओं के लिए कोई उपाय भी सुझाए गए हैं? हाँ, और उपाय बहुत ही व्यावहारिक और गहरे अर्थ वाले हैं। अगर कीपी ज्योतिष के अनुसार 10वां भाव खराब है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है सास की सेवा करना। और जैमिनी के अनुसार अगर ज्ञातकारक कष्ट दे रहा है, तो भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की शरण लेनी चाहिए। ये उपाय सुनने में बहुत सीधे साधे लगते हैं, खासकर सास की सेवा करना। कई लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब रिश्ते में पहले से ही इतनी कड़वाहट हो। इसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क क्या है कि ये उपाय काम करते हैं? आपका सवाल बहुत गहरा है। देखिए, जब आप जानते हैं कि 10वां भाव पीड़ित है और आप जानबूझकर, चाहे मन हो या ना हो, उस भाव से जुड़ी चीज यानी अपनी सास की सेवा करते हैं, तो आप सीधे सीधे उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक कर्म से शांत कर रहे होते हैं। ये कर्म के स्तर पर एक बहुत बड़ा उपाय है। और जहां तक ज्ञातकारक का सवाल है, जैमिनी ज्योतिष मानता है कि ज्ञातकारक वो लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने हमारे कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए भेजा है। जब हम भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, तो हम एक तरह से ये स्वीकार करते हैं कि ये जो भी हो रहा है, ये आपकी ही लीला है और ये व्यक्ति तो सिर्फ एक माध्यम है। इससे हमारा ध्यान व्यक्ति से हटकर उस बड़ी तस्वीर पर चला जाता है और मन को शांति मिलती है। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि ज्योतिष इस सदियों पुरानी समस्या को देखने का एक गहरा और बिल्कुल अलग ढांचा देता है। ये हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि कोई टकराव हमारे अंदरूनी स्वभाव से आ रहा है या बाहरी ग्रहों के प्रभाव से। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बड़े विचार को जन्म देती है। स्रोत में कहा गया है कि ज्ञाताकार उन रिश्तेदारों का प्रतीक हैं जो हमारे कर्मों को काटने के लिए हमें कष्ट देते हैं। इससे एक दार्शनिक सवाल उठता है। अगर हम मुश्किल रिश्तों को सिर्फ एक कष्ट या बोझ के रूप में ना देखकर उन्हें अपने कार्मिक संतुलन को साधने या आध्यात्मिक विकास के एक जरूरी माध्यम के रूप में देखें, तो क्या संघर्ष को लेकर हमारा नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? तब हमारा ध्यान किसकी गलती है से हटकर इस पर केंद्रित हो सकता है कि इस अनुभव से मुझे अपनी आत्मा के विकास के लिए क्या सीखना है। शायद जिस व्यक्ति से हमारा सबसे ज्यादा टकराव है, वही अनजाने में हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो।